सुबाई बस एक नॉर्मल सा वेब नॉवल राइटर था जो अपनी कीबोर्ड से कमाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन उसका शेमलेस एडिटर उसे ट्रिक करके किसी आउटडोर इंस्पिरेशन ट्रिप पर ले गया, लेकिन इंस्पिरेशन की जगह उसे मिली ग्रेविटी और वो सीधा एक क्लिफ से गिर पड़ा। जब उसे होश आया और उसने अपनी आंखें खोलीं तो जो पहला नजारा देखा वो था एक जानवर जैसी दिखने वाली औरत जिसने एनिमल स्किन पहन रखा था, और वो उसे ऐसे घूर रही थी जैसे अगला खाना वहीं हो। ठंडा पसीना उसकी पीठ से बहने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया, रिलैक्स, वो इंसान है, खा थोड़ी ना जाएगी। पर तभी उस औरत ने अपनी बेल्ट से एक हड्डी की बनी हुई छुरी निकाली और उसके नाजुक शरीर को पोक करने लगी, जैसे डिनर का साइज नाप रही हो। साथ में कुछ अजीब सी भाषा बड़बड़ा रही थी जिसे सुबाई समझ नहीं पाया। सुबाई डर से झटपटा उठा। उसके दिमाग में बस एक ही थॉट था, क्या मैं टाइम ट्रैवल करके सीधा किसी के बारबेक्यू मेन्यू में आ गया हूं? तभी जब वो मेंटली नेक्स्ट लाइफ के लिए तैयार हो रहा था, अचानक वो वाइल्ड औरत उसके हाथों की रस्सियां काट देती है। सुबाई ने शक भरी नजरों से उसे देखा, समझने की कोशिश कर रहा था कि उसका अगला मूव क्या होगा, लेकिन वो बस नाक सिकोड़ती है, अपने मुंह से लार पोंछती है, कुछ और अजीब बड़बड़ाती है और बिना मुड़े बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है, सुबाई उसकी पीठ की तरफ देखता है और उसे दिखता है कि उसके सिर पर सींग है और एक पूंछ भी है जो झूल रही है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। रुको, क्या मैं किसी और दुनिया में आ गया हूं? उसने गहरी सांस ली ताकि खुद को शांत कर सके। आखिर उसने वेब नॉवेल्स ही लिखी हैं और कम से कम 100 तरीके की आइसिकाई डेथ्स डिस्क्राइब की हैं, और क्लिफ से गिरना तो टॉप 10 में भी नहीं था। अब जब डर थोड़ा कम हुआ तो उसने अपने आसपास देखना शुरू किया। पूरी टेंट ब्राउन एनिमल हाइड की बनी थी, ऊपर स्मोक स्टेन्स थे, नीचे एनिमल बोन्स बिखरे पड़े थे और कैंप फायर बस अभी बुझा ही था। पूरा सेटअप प्राचीन युग जैसा लग रहा था। उसने टेंट का फ्लैप उठाया और बाहर कदम रखा, और जो देखा उससे वो जड़ हो गया। उस क्लियरिंग में ऐसी ही डजन्स टेंट्स थीं, करीब 30 के आसपास, और उन्हें चारों तरफ से भारी पेड़ घेरे हुए थे, जैसे कोई नेचुरल वॉल हो। वहां के लोग सीधे किसी फैंटेसी नॉवल से निकले लग रहे थे। कुछ ने मधुमक्खियों की खाल पहनी थी, कुछ पत्ते और बेलें, और कुछ वियर्ड बर्ड्स या पीली पूंछ वाले फॉक्सेस से रेसलिंग कर रहे थे। और तभी उसने देखा ह्यूमनॉइड वुल्व्स अपराइट चल रहे थे पेड़ों के पास। सुबाई का दिमाग ब्लैंक हो गया। मैं कहां फंस गया हूं? क्या ये कोई कर्स्ड सर्वाइवल गेम है? और तभी चीजें और भी अजीब हो गईं। एक भारी भरकम आदमी उसकी तरफ बढ़ा, जिसके माथे से 2 काले सींग निकले हुए थे। उसका ग्रिन किसी जानवर की तरह था, दांत नुकीले और भयानक, और आंखों में एक जानवर जैसा चमकदारपन। उसने सुबाई को सिर से पांव तक देखा और फिर उसी अनजानी भाषा में कुछ बोलना शुरू किया। उसी समय पहले वाली वाइल्ड लड़की उछलती हुई आई और खुशी से बोली कि ये उसके पापा हैं। वो आदमी तुरंत सीरियस हो गया और बोला, बाहर वालों के सामने मुझे चीफ बुलाया करो। दोनों आपस में उस अजीब भाषा में बात करते रहे और सुबाई सिर पकड़कर दोनों को देखता रहा। वाह, लैंग्वेज बैरियर अनलॉक्ड। मैं सच में किसी प्री हिस्टोरिक ट्राइब सिम्युलेटर में फंस गया हूं क्या? उसका मुंह देखते हुए लड़की सोचने लगी। अचानक चुप क्यों हो गया? क्या पापा से डर के बेहोश होने वाला है? चीफ को भी अब उसमें इंटरेस्ट आने लगा। उसने नोटिस किया कि सुबह की स्किन बहुत स्मूथ है, मतलब ये वेस्टलैंड से नहीं हो सकता। फिर उसने अंदाजा लगाया कि शायद ये किसी बड़ी ट्राइब से भागा हुआ है। चीफ डिसाइड करता है कि इसे शमन के पास ले जाना चाहिए। बिना किसी वार्निंग के वो लड़की सुबाई को धक्का दे देकर किसी अनजान जगह की तरफ ले जाने लगती है, जैसे कोई लॉस्ट भेड़ हो। सुबाई ने रेजिस्ट नहीं किया। वो क्वाइटली अपने सराउंडिंग स्कैन करता रहा। जैसे जैसे वो अंदर जाते गए, टेंट्स और भी बड़े और इंप्रेसिव होते गए। कुछ में तो लकड़ी की फ्रेम्स भी थीं। साफ था कि ये वीआईपी जोन था। वहां की भीड़ भी उसे देखकर शॉक्ड थी। पहली बार उन्होंने ऐसा इंसान देखा था जिसके ना सींग थे, ना पूंछ, ना पंख। सुबाई की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। किस किस्म की फैंटेसी वर्ल्ड में फंस गया हूं? मैं कोई लाइव स्टॉक हूं क्या? उसका दिमाग एस्केप राउट्स सोचने लगा, लेकिन कोई सिस्टम डिंग नहीं आया, कोई चीट मेन्यू नहीं खुला। बस प्योर सर्वाइवल मोड ऑन था। कुछ देर चलने के बाद वो एक विशालकाय हाइड टेंट के सामने रुके,
जिसे 2 वॉरियर्स बोन स्टाफ्स के साथ गार्ड कर रहे थे। टेंट के अंदर कुछ लोग शामन की हालत डिस्कस कर रहे थे। वो बहुत बूढ़ा हो चुका था और शायद ज्यादा समय नहीं बचा था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसके पास कोई उत्तराधिकारी हेयर नहीं था। पूरी ट्राइब को टेस्ट करने के बाद भी किसी में कोई मैजिक टैलेंट नहीं निकला। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ट्राइब खत्म हो जाएगी और वो सब आउटकास्ट बन जाएंगे। अंदर टेंट में कुछ लोग शामन के आसपास जमा थे। किसी ने याद दिलाया कि 3 दिन पहले एक आउटकास्ट मिला था जिसे अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है। वो पूछता है, क्या उस बच्चे को एक मौका देना चाहिए? थोड़ी देर चुप्पी के बाद शामान साफ शब्दों में आदेश देता है, उसे मेरे पास लाओ। सुबाय जब टेंट में घुसा तो उसे साफ समझ आ गया कि ये आदमी इस ट्राइब का लीडर है, लेकिन दिमाग में ये भी सवाल था, ऐसा कोई बंदा मुझे यहां क्यों बुलाएगा? उसे कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो धीरे धीरे उस बूढ़े के पास जाने लगा, लेकिन अंदर से उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इंस्टिंक्ट्स ने अलर्ट किया। अपने क्राफ्टी दिमाग से उसने साइलेंटली प्लान बनाया। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इस बूढ़े जीजर को हॉस्टेज बनाकर यहां से भाग जाऊंगा। अब वो शांति से उसके सामने बैठ गया, लेकिन तभी शामन की आंखों से नीली रोशनी चमकने लगी और अगले ही पल सुबाई को लगा जैसे उसका पूरा शरीर जड़ हो गया हो, जैसे उसकी आत्मा शरीर से अलग हो गई हो। और फिर वो एक खाली अंधेरे गड्ढे में गिरने लगा। इस नथिंगनेस के समंदर में उसे एक जलती हुई लौ दिखी, और जब वो सोचने की कोशिश कर ही रहा था कि क्या हो रहा है, तभी वो बूढ़ा आदमी फिर उसके सामने आ गया। शामन ने पूछा, क्या तुमने वो चीज देखी? सुबाई डर के मारे कांप रहा था, लेकिन कम से कम अब वो उसकी बात समझ पा रहा था। उसने कांपते हुए पूछा, तुमने मेरे साथ किया क्या है? बूढ़े आदमी ने समझाया कि ये जगह सुबाई की आत्मा के अंदर मौजूद है और यहां बोलने की जरूरत नहीं होती, सब बिना शब्दों के समझा जा सकता है। फिर उसने दोबारा पूछा, तुम्हें उस आग के अंदर क्या दिख रहा है? सुबाई अब भी ये सब समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिलहाल उसने कहा कि उसे कुछ दिख रहा है। आग के अंदर कुछ था, शायद एक ड्रैगन या कोई सांप। उसी पल सुबाई की आंखें फिर से खुलती हैं, इस बार असली दुनिया में, और वो देखता है कि वो बूढ़ा आदमी उस पर अपनी स्टाफ ताने खड़ा है। फिर वो सबको अनाउंस करता है कि ये लड़का अब से उनके गांव का हिस्सा होगा और आगे चलकर उनके नए मैजिशियन की पीढ़ी का प्रतिनिधि बनेगा। सुबह कुछ समझ पाता इससे पहले ही पूरा टेंट तालियों और चीयर्स से गूंज उठता है। अब उनकी ट्राइब का भविष्य सिक्योर हो गया था। सुबाई अब भी कंफ्यूजन में था, लेकिन कम से कम अब वो इन अजीब लोगों की भाषा समझ पा रहा था, जो उसके लिए एक बड़ा स्टेप था। फिर देखता है कि वो फिर से उसी अजीब लड़की के साथ पूरे गांव में घुमाया जा रहा है और ये खबर फैल चुकी है कि वही उनका नया शामन बनेगा। कुछ लोग अब भी शक कर रहे थे कि एक आउटसाइडर को ट्राइब में लाना सही होगा या नहीं, लेकिन बाकी सब बहुत खुश थे कि अगली जनरेशन का सॉर्सरर उन्हें मिल गया और अब उनकी टोटेम ट्राइब के बचने की उम्मीद थी। सुबाई, जो खुद दबाव में डूबा हुआ था, उस लड़की से पूछता है, क्या तुम्हें पक्का है कि मुझे शामान बनाना सही है? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं तो तुम लोगों के लिए अजनबी हूं। ये सुनकर लड़की थोड़ा गुस्सा हो गई, क्योंकि ग्रेट सॉर्सरर ने खुद उसे चुना था और उस पर किसी को शक नहीं था। इसके बाद वो लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है, मेरा नाम यानुआ है, और पूरे गर्व से कहती है, आज से मैं ही तुम्हारी देखभाल करूंगी। कुछ भी पूछना हो मुझसे पूछो। सुबाई को उसकी चमकती आंखों से साफ लग रहा था कि वो बस तारीफ सुनना चाहती थी, तो उसने हार मान ली और उससे उसके ट्राइब के बारे में पूछ लिया। यानुआ ने बताया कि उसका ट्राइब यनलोंग ट्राइब है और जो फ्लेमिंग ड्रैगन उनके बैनर पर है वही उनका सेक्रेड टोटम है, जिसे यनलोंग कहा जाता है। लेकिन उसने जल्दी से जोड़ दिया कि टोटम के बारे में ज्यादा बताना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो विलेज का बड़ा सीक्रेट है। सुबाई को उसी पल याद आता है, वो फ्लेमिंग ड्रैगन जो उसने उस सोल रेल में देखा था, क्या वही था? वो पक्का नहीं था, तो उसने आगे सवाल नहीं किया। फिर उसने टॉपिक चेंज किया और पूछा, विलेज चीफ भी सॉर्सरर की बात क्यों मानता है? ये सुनकर यानुआ हैरान रह गई। क्या ये पत्थर के नीचे रह रहा था? पर क्योंकि उसने वादा किया था कि वो उसके सारे सवालों के जवाब देगी, उसने समझाया, हमारे ट्राइब में सबसे ताकतवर इंसान सॉर्सरर होता है। उसके बिना पूरा यनलोंग ट्राइब खत्म हो जाएगा। उसके बाद आता है मेरा पापा, चीफ, फिर कैप्टन और हंटर,
उसके नीचे टोटम सोल्जर्स, फिर रिजर्व सोल्जर्स और आखिर में कॉमनर्स। सुबह को यह सुनकर थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। उसने कहा, इतनी छोटी सी ट्राइब में इतने सारे रोल्स क्यों हैं? यह सुनकर यानुआ का सिर थोड़ा झुक गया, जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। उसने बताया कि पहले ऐसा नहीं था। पहले वो लोग अपने एंसेस्ट्रल लैंड्स में रहते थे, जहां पानी और खाना भरपूर था। तब वो 300 लोगों का बड़ा ट्राइब था और सिर्फ एक हंटिंग ग्रुप में 65 सोल्जर्स होते थे। लेकिन आधे साल पहले सब कुछ बदल गया, जब ब्लैक स्नेक ट्राइब ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने उनके हंटिंग ग्राउंड्स छीन लिए और बहुत से लोग मारे गए। वो लोग मजबूर हो गए अपने एंसेस्ट्रल लैंड्स छोड़ने के लिए और यहां माइग्रेट करना पड़ा। ये सब याद करके यनुआ की आंखें भर आईं और वो सुबह से बोली, इसीलिए मैं स्ट्रांग बनना चाहती हूं, ताकि अपने बंदियों को बचा सकूं और अपनी जमीन वापस ले सकूं। फिर स्टोरी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होती है। अब दोनों फिर से विलेज घूम रहे हैं और यानुआ धीरे धीरे सब एक्सप्लेन कर रही है। जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं, सुबाई को समझ आने लगता है कि ये लोग कितनी बुरी हालत में जी रहे हैं। उनके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं, लोग भूख से सूख चुके हैं और कई जगहों की हालत बहुत खराब है। सुबाई सोचता है कि अगर यहां कभी कोई बीमारी फैल गई तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। ये सब सोचकर उसका दिमाग घूमने लगता है। वो सिर खुजलाने लगता है, कंफ्यूज्ड कि वो शुरुआत कहां से करे। यानुआ उसकी हालत देखती है और साइलेंटली सोचती है, इसका दिमाग किस हालत में है। तभी सुबाई अचानक एक सिस्टम ट्रिगर कर देता है जो उसे इस दुनिया में आने पर मिला था। एक नॉवेलिस्ट के तौर पर उसे पहले से अंदाजा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन इतनी देर में ट्रिगर होगा ये उसने नहीं सोचा था। अब सिस्टम एक्टिवेट हो चुका था। उसने तुरंत सिस्टम को कमांड दिया, मुझे सारे फंक्शंस दिखाओ। सिस्टम ने एक कैलेंडर दिखाया और साथ में कुछ नोटिफिकेशंस। फिलहाल ये एक ही फीचर अनलॉक था, डेली चेक इन। सिस्टम ने समझाया, हर दिन चेक इन करने पर एक रैंडम न्यूबी हेल्प पैक मिलेगा। हर चेक इन में 8% चांस होता है कि इंटरमीडिएट असिस्टेंस प्लान मिले और 0.1% चांस होता है कि प्रीमियम असिस्टेंस पैक मिले। महीने भर चेक इन्स करने पर मिड लेवल रिवॉर्ड मिलेगा और साल भर रोज चेक इन करने पर गारंटीड प्रीमियम पैक मिलेगा। सुबाई ने सोचा, भाई ये सब बाद में, अभी तो लोग भूखे मर रहे हैं और मेरा अगला रिवॉर्ड 1 साल बाद आएगा। वो यानुआ की तरफ देखता है, जो अब भी ट्राइब की स्ट्रक्चर समझा रही थी। लेकिन सुबाई अब अपनी ही सोच में खोया हुआ था। कभी कभी बस सिर हिलाता था, लेकिन सुन कुछ नहीं रहा था। यानुआ को ये बात जल्दी समझ आ गई और गुस्से में वो अचानक बोल उठी कि उसने अपनी ट्रेनिंग का टाइम छोड़ दिया सिर्फ उसे समझाने के लिए, और वो तो ध्यान भी नहीं दे रहा। सुबाई जल्दी से माफी मांगता है, कहता है, सॉरी, थोड़ा चक्कर आ रहा है, बहुत देर चलने के बाद। यानुआ थोड़ी नाराज थी लेकिन मान गई। उसे पता था कि सुबाई 3 दिन से बेहोश था और उसकी हालत पूरी तरह ठीक नहीं है। तो उसने कहा, आज का टूर यहीं खत्म करते हैं, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा नया घर दिखाती हूं। वो दोनों एक मैसिव हट के सामने पहुंचते हैं और अंदर जाकर यानुआ जमीन पर बैठ जाती है, जबकि सुबाई पूरे कमरे का इंस्पेक्शन करने लगता है। वो पूछता है, तो क्या मैं यहीं रहूंगा? यानुआ थोड़ी धीमी आवाज में जवाब देती है, हाँ। सुबाई ने सोच में बिना टाइम लिए सीधा बेड पर छलांग मार दी। यानुआ ने रोकने की कोशिश की, फिर थक कर बस सांस ली और छोड़ दिया। लेकिन ये वियर्ड लड़का बेड को सूंघने लगा और खुशी से बोला, ये बेड की खुशबू अच्छी लग रही है। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि यानुआ मिडेयर थी और सीधा उस पर जंप कर रही थी। चिल्लाते हुए बोली, ऐसा मत किया करो। कंफ्यूज्ड सुबाई ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? यानुआ ने स्टैमरिंग वॉइस में जवाब दिया, ये मेरा कमरा है। थोड़ी देर बाद सुबाई शांत होकर बैठा। अब वो प्रोसेस कर रहा था कि यानुआ ने उसे अपने घर में रहने दिया, यानी अब दोनों साथ में रहेंगे। वो सोचते हुए उसकी तरफ देखता है और बड़बड़ाता है, सींग तो हैं, पर फिगर तो टॉप नॉच है। यानुआ को उसे घूरता देख थोड़ा एम्बैरेसमेंट हुआ। बोली, ये मेरी मर्जी नहीं थी कि तुम यहीं रहो। फिर उसने कहा, मैं पेट्रोल पर जा रही हूं और तुम्हें वार्न कर रही हूं, मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। और रिप्लाई का इंतजार किए बिना वो बाहर चली गई, लेकिन जाते जाते दरवाजे पर रुक कर बोली, अगर कुछ भी छेड़ा तो जान से मारूंगी।
उसके जाने के बाद सुबाई अपने गाल पर हाथ रखकर हंसने लगा। इतनी मैच्योर दिखती है, पर इतनी जल्दी शर्मिंदा भी हो जाती है। अब वापस मेन इशू की तरफ आता है। उसने सिस्टम इंटरफेस खोला और तुरंत पहली बार चेक इन किया। सिस्टम ने मैसेज दिया, कंग्रेचुलेशंस, इंटरमीडिएट असिस्टेंस पैक मिला। और वो था एक हीलिंग स्किल। सुबाई जेन्युइनली हैरान था। इतनी बड़ी चीज उसे पहले दिन मिल गई। सिस्टम ने समझाया, ये रिवॉर्ड इसलिए मिला क्योंकि ये पहली बार था। उसने देखा कि स्किल पर लिखा है लेवल 1, मतलब वो स्किल लेवल अप हो सकती है, लेकिन कैसे? सिस्टम ने तुरंत प्रॉम्प्ट दिया, स्किल को लेवल अप करने के लिए उसकी प्रोफिशिएंसी बढ़ानी होगी। फिर सिस्टम ने उसकी एट्रीब्यूट पैनल खोली और जैसे ही उसने अपने स्टैट्स देखे, वो क्रिंज कर गया। भाई, मैं तो बहुत ही कमजोर हूं। इतने प्रिमिटिव लोगों के बीच अगर ऐसे ही रहा तो कहीं भी गिर के मर सकता हूं। उधर गांव के दूसरे हिस्से में चीफ और शामन दोनों सुबाई के बारे में बात कर रहे थे। यांगू थोड़ा परेशान था क्योंकि वो सुबाई के ओरिजिन को लेकर कोई भी क्लू नहीं ढूंढ पा रहा था और डर था कि कहीं वो किसी और विलेज से आया कोई जासूस, स्पाई ना हो। लेकिन शामन ने उसे याद दिलाया कि अब उनके पास समय नहीं बचा है और पूरे ट्राइब में सिर्फ वही एक इंसान है जिसमें टैलेंट है। उनकी बातों के बीच शामन की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उसे जोर की खांसी आती है और जब वो अपना खून से सना हाथ देखता है तो यांगू से कहता है, अब और वक्त नहीं है, मैं कुछ ही दिन और जिंदा रह पाऊंगा। यांगू जानता था यही बच्चा उनकी आखिरी उम्मीद है। शामन ने उसे भरोसा दिलाया, ज्यादा मत सोचो, अभी ज्यादा जरूरी काम है। 3 दिन बाद इनहेरिटिंग सेरेमोनी करवा दो। यांगू ये सुनकर चौंक गया। उसे लगा सब बहुत जल्दी किया जा रहा है। वो अब भी शक में था, अगर सुबह सच में ब्लैक स्नेक ट्राइब से हुआ तो? शामन ने शांति से समझाया, ब्लैक स्नेक ट्राइब ऐसा साफ सुथरा, नरम और बिना खून की गंध वाला बच्चा नहीं पाल सकता। सबसे जरूरी बात, मैंने उस लड़के की आत्मा देखी है, उसमें कोई बुराई नहीं है। वो साफ है, जैसे कोई बहता हुआ नदी का पानी। शामन को शक था, शायद वो पुराने दंत कथाओं की उस लेजेंडरी ट्राइब से हो सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा, हमें इस बच्चे की हर हाल में रक्षा करनी होगी। शामन की बात सुनकर यांगू के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। वो मान गया, लेकिन जैसे ही वो जाने लगा, शामन ने उसे रोक लिया। यांगू ने पूछा, अब क्या हुआ? शामन ने उसे याद दिलाया, विजर्ड्स की संतानों में अक्सर एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट होता है। अगर मुमकिन हो तो इस लड़के से कई पीढ़ियों के विजर्ड पैदा करवा लो। यांगू समझ गया कि वो क्या कहना चाह रहा था। उसने सिर हिलाया और भरोसा दिलाया, डोंट वरी, मैं सब समझ गया हूं। बाहर निकलते ही वो यानुआ को वहीं खड़े देखता है, जो उनकी बात चुपचाप सुन रही थी। यांगू को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम यहां क्या कर रही हो? यानुआ ने एक्ट किया जैसे कुछ पता ही नहीं। मैं बस पेट्रोल पर जा रही थी, यूं ही पास से निकल रही थी। वो भागने ही वाली थी कि चीफ ने उसे रोक लिया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। ये सुनकर यानुआ की आंखें चमक गईं। पहली बार चीफ ने उससे कुछ मांगा था। उसने फौरन कहा, मैं कर लूंगी। उसे इतना एक्साइटेड देख चीफ ने सोचा, कितनी बेवकूफ लड़की है ये। फिर सीधे मुद्दे पर आ गया, तुम्हें उस विजर्ड लड़के से शादी करनी है और जितने ज्यादा हो सकें उतने बच्चे पैदा करने हैं। ये सुनते ही यानुआ का चेहरा सुर्ख लाल पड़ गया। वो चुपचाप बैठी रही, एक शब्द नहीं निकल पाया। फिर अचानक खड़ी हुई और बोली, मैंने पहले भी कहा था, मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगी जो मुझे कॉम्बैट में हरा सके। और ये लड़का तो इतना दुबला पतला है, ये मुझे कैसे हरा सकता है? चीफ भी गुस्से में आ गया। तुम्हारी उम्र के कितने लोग हैं जो तुम्हें हरा सकते हैं? फिर एक बाप वाला डायलॉग मारा, तुम अब 19 की हो चुकी हो, अब बच्चों के बारे में सोचना शुरू कर दो। लेकिन यानुआ ने कोई बात नहीं सुनी। वो बस गुस्से में चलती रही। मुझे स्ट्रांग बनना है और अपने दुश्मनों से बदला लेना है। जाते जाते उसने ताना मार दिया, अगर तुम्हें पोते चाहिए तो तुम खुद जाकर उससे शादी कर लो। और वो भागती हुई चली गई। यांगू उसके पीछे दौड़ पड़ा, जैसे उसे सबक सिखाना हो। अंदर बैठा शामन ये सब फादर डॉटर की नोकझोंक सुनकर बस हौले से मुस्कुरा रहा था। काश उसके पास और वक्त होता, वो देख पाता यानुआ कितनी दूर तक जा सकती है। लेकिन अब उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी,
नेक्स्ट जनरेशन को कैसे बचाया जाए। अगला दिन शुरू होता है। सुबाई की इस नई दुनिया में दूसरा दिन। वो बेड से निकलता है एकदम मिजरेबल फीलिंग के साथ, क्योंकि पूरी रात नींद नहीं आई। ठंड बहुत ज्यादा थी। वो हट चेक करता है और देखता है कि दीवारों में बड़े बड़े छेद हैं जिनसे ठंडी हवा अंदर आ रही थी। वो जमीन पर कीड़े जैसा रेंगते हुए स्ट्रॉज ढूंढने की सोच रहा था। तभी यानुआ उसके पास आती है। सुबाई उससे कहता है, क्या हम कुछ स्ट्रॉज ला सकते हैं? बहुत ठंड लग रही है। सो भी नहीं पाया। लेकिन यानुआ तो किसी और ही सोच में खोई हुई थी। उसे अपने पापा की बात याद आ रही थी और अब सुबाई का चेहरा देखकर वो अपने पूरे फ्यूचर की इमेजिनेशन करने लगी। बच्चे और सब कुछ। और वो सब इतना डरावना था कि वो बिना सोचे समझे सुबाई की कमर पर धड़ाधड़ मारने लगी। बेचारा सुबाई जमीन पर पड़ा बस कराह रहा था, बिल्कुल हेल्पलेस। जब उसका पागलपन थोड़ा थमा, सुबाई सोचने लगा, इस जगह में क्या स्ट्रॉ मांगना कोई जुर्म है क्या? उसने अपने चेहरे से खून पोंछा। अब थोड़ी नॉर्मल हुई यानुआ पूछती है, स्ट्रॉ क्यों चाहिए? सुबाई इशारा करता है, इन दीवारों में जो छेद हैं उन्हें भरने के लिए। ये सुनकर यानुआ को महसूस हुआ कि शायद उसने ओवर रिएक्ट कर दिया। उसने माफी मांगी और बोली, चलो मेरे साथ। लेकिन सुबाई थोड़ा डर गया था। अब ये लड़की उसे सच में डरावनी लगने लगी थी, पर मरने से तो बेहतर था, तो चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। चलते चलते सुबाई ने देखा कुछ बच्चे ठंड में सिकुड़े हुए जमीन पर पड़े हैं। उनके पास सिर्फ एक टूटी फूटी सी छत थी और कुछ भी नहीं। ये देखकर सुबाई रुक गया और यानुआ से पूछा, ये सब ऐसे क्यों पड़े हैं? यानुआ ने कामली एक्सप्लेन किया, हमारे ट्राइब के ज्यादातर लोगों के पास ढंग के घर नहीं हैं। एनिमल फर बहुत कीमती होता है और हम बड़े जानवर नहीं मार सकते, तो लोग जैसे तैसे स्क्रैप्स में ही सो जाते हैं। पर तुम चिंता मत करो, तुम बाकियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। कुछ देर बाद दोनों वापस आते हैं, हाथ में स्ट्रॉज लेकर। पर ये स्ट्रॉ सुबाई के हट के लिए नहीं थे, वो बच्चों को देने वाला था। बस यहीं मेरा दिल जीत लिया इस लड़के ने। यानुआ पूछती है, तुम ये उन्हें क्यों दे रहे हो? तुम तो अब सॉर्सरर हो, बाकियों से ज्यादा जरूरी। सुबाई जवाब देता है, वो लोग भी उतने ही जरूरी हैं जितना मैं। ये सुनकर यानुआ चुप हो जाती है। उसे समझ आता है कि वो सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा, उसकी हर बात सच थी। अब उसकी नजर में सुबाई बदलने लगा था। ये लड़का वो नहीं है जैसा मैंने सोचा था। इसी बीच एक आवाज आती है, हंटिंग स्क्वाड वापस आ गई है। सुनते ही पूरा गांव एक साथ गांव के गेट पर जमा हो जाता है। वहां आते हैं कुछ फरीज और सबसे आगे एक शेर के सिर वाला वॉरियर, जिसके कंधे पर एक बड़ा वाइल्ड बोर लदा है। पूरा गांव खुश हो जाता है। अब हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। सुबाई पूछता है, क्या तुम लोग राशन डिवाइड करते हो? यानुआ बताती है, हाँ, खासकर जब बात मांस की हो। ज्यादातर टोटम वॉरियर्स को मिलता है, थोड़ा रिजर्व सोल्जर्स और बच्चों को भी मिलता है। ये सुनकर सुबाई पूछता है, बुजुर्गों को कुछ नहीं? यानुआ थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है, उन्हें कभी कभी मिलता है। अक्सर वो बस जंगली फल खाकर ही पेट भरते हैं, पर वो भी अक्सर काफी नहीं होता। वो बताती है, आधा शिकार ताजा खा लेते हैं, बाकी सूखा के स्टोर कर लेते हैं ताकि बुरे समय में काम आए। सुबाई को एहसास होता है उनका पूरा फूड सिस्टम बस कुछ हंटर्स पर डिपेंडेंट है। उसे अपने पास्ट नॉलेज की याद आती है। वो पूछता है, क्या तुम लोग फार्मिंग या जानवर पालने की कोशिश नहीं करते? यानुआ के चेहरे पर कंफ्यूजन आ जाती है। फार्मिंग? वो क्या होता है? जानवर पालने की बात पर वो सिर हिलाकर कहती है, जब खुद को ही खाना नहीं खिला सकते तो जानवरों को क्या खिलाएंगे? सुबह हैरान रह जाता है, पर आगे कुछ बोलना ठीक नहीं समझता। उसे लगता है, अगर मैं खुद जानवर पालूंगा तो ये लोग रात में चोरी से काट कर खा जाएंगे। फिर उनकी बातों के बीच लायन हेड वाला वॉरियर सुबाई के पास आता है। उसने सुबाई को पहले कभी नहीं देखा था। वो सुबाई को देखता है, कुछ सोचता है और फिर रिस्पेक्ट में बोर जमीन पर रख देता है और कहता है, क्या तुम वही हो जिसे यानुआ ने अपना पति चुना है? ये सुनकर यानुआ चौंक जाती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है। नहीं नहीं, वो शामन का सक्सेसर है। वॉरियर्स ये सुनते ही खुश हो जाते हैं।
ये तो विलेज का फ्यूचर है। सब मिलकर सुबाई को गिफ्ट्स देने लगते हैं। सुबाई एकदम स्टिफ खड़ा था। भाई ये क्या हो रहा है? उसके पास शब्द नहीं थे। ऐसा सम्मान उसे कभी नहीं मिला। वो यानुआ से पूछता है, क्या ये लोग हर गेस्ट के साथ ऐसे बिहेव करते हैं? यानुआ जवाब देती है, नहीं, पर तुम फ्यूचर सॉर्सरर हो, इसीलिए सब तुम्हें इतना मान रहे हैं। सुबाई वहीं खड़ा था, गिफ्ट से घिरा हुआ। तभी एक छोटा प्यारा बच्चा उसके पास आता है, आंखों में चमक और चेहरे पर मासूम मुस्कान। उसने हाथ में एक छोटी सी मछली पकड़ी होती है और बड़े गर्व से कहता है, भैया मैंने ये पकड़ी, मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं। बच्चे की मासूम एक्साइटमेंट और प्योर दिल देखकर सुबुबाई का सीना थोड़ा सा भारी हो गया। उसे थोड़ा गिल्ट फील हुआ। उसे इतनी रिस्पेक्ट मिल रही थी बस इसलिए क्योंकि उसे नेक्स्ट सॉर्सरर चुना गया था, जबकि बाकियों को, इस बच्चे जैसे मासूमों को, हर एक टुकड़े के लिए लड़ना पड़ता था। थोड़ी देर बाद दोनों बॉनफायर के पास चुपचाप बैठे थे, जहां यानुआ थोड़ी क्यूरियोसिटी और कंफ्यूजन के साथ पूछती है कि उसने उस बच्चे का दिया हुआ मांस क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि एक सॉर्सरर को मांस देना एक बहुत बड़ा ऑनर था। सुबुबाई ने कामली जवाब दिया कि इसमें प्राउड होने वाली बात नहीं है, वो बच्चा भी एक इंसान है। शायद सुबुबाई भूल गया था कि वो अब अर्थ पर नहीं है और इस प्लैनेट पर सिर्फ वही इंसान है, बट स्टिल इट इज व्हाट इट इज। तभी मांस रोस्ट होकर ऑलमोस्ट रेडी हो गया था और यानुआ उस बड़े से मीट चंक को देखकर पानी पानी हो रही थी। और जैसे ही सुबुबाई ने पहला बाइट लेना चाहा, उसे यानुआ का पेट गुर्राता हुआ सुनाई दिया। समझ गया कि लड़की ने अभी तक कुछ खाया ही नहीं था, तो उसने उसे ऑफर कर दिया। लड़की ने अपनी सारी ताकत लगाकर खुद को कंट्रोल किया और मना कर दिया, लेकिन क्लियरली वो रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी। सिर्फ स्मेल ही काफी थी उसे टूटने के लिए। उसके एक्सप्रेशन से सुबुबाई समझ गया कि उसे खाना है, बट वो शेम और प्राइड की वजह से मना कर रही है। तो उसने सॉफ्टली कहा, बस एक बाइट ले लो। बस फिर क्या था, लड़की टूट गई और जैसे ही बाइट लेने को हुई, सुबुबाई के सामने अचानक एक कोलोसल टाइटन आ गया, जो मांस के साथ सुबुबाई को भी खा जाने वाला था। क्रंच, एक जोर की आवाज और एक झरना सा सलाइवा का ब्लास्ट। पूरा सुबुबाई का चेहरा गीला। उसने देखा वो लड़की एक बाइट नहीं ली थी, उसने पूरा मांस बोन तक चबा डाला था, जैसे किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया हो। लेकिन कम से कम लड़की खुश तो थी, और आखिर में यही मैटर करता है। सुबुबाई ने फिर से खाना शुरू किया और सोचा कि ये मांस थोड़ा टफ है, थोड़ा नमक होता तो टेस्ट बेटर होता। ये सुनकर यानुआ ने अपने पाउच से एक वुडन ट्यूब निकाला। अंदर नमक था। सुबुबाई ने पूछा, तुम नमक क्यों कैरी कर रही हो? यानुआ ने बताया कि ये विलेज का लास्ट बचा हुआ सॉल्ट है, जो उसने बहुत टाइम से बचा कर रखा है। टोटम वॉरियर्स को सॉल्ट जरूरी होता है ताकत मेंटेन रखने के लिए, पर क्योंकि वो सिर्फ एक रिजर्व वॉरियर है, इसलिए उसे उतनी जरूरत नहीं थी। सुबुबाई को एकदम एहसास हुआ कि इस प्रिमिटिव वर्ल्ड में सॉल्ट कितना कीमती है। अर्थ पर जो चीज सुपरमार्केट में कुछ पैसों में मिल जाती थी, यहां वो एक लग्जरी है। उसने नमक लौटा दिया, ये कहते हुए कि उसे फिलहाल फीका खाना ही अच्छा लग रहा है, पर असल में उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने यानुआ से पूछा कि सॉल्ट आता कहां से है। यानुआ ने बताया कि हर 15 दिन में उनके विलेज से एक हंटिंग ग्रुप जाता है, एक दूर ट्राइब की तरफ, जहां ट्रेडिंग मार्केट लगता है। अलग अलग ट्राइब्स वहां अपने गुड्स लेकर आते हैं। वहीं से सॉल्ट, टूल्स, प्रिजर्व्ड फूड और बाकी जरूरी चीजें मिलती हैं। सुबुबाई को इंस्टेंटली इंटरेस्ट आ गया। अगर ऐसा मार्केट होता है तो ये परफेक्ट जगह होगी उसे इस वर्ल्ड के बारे में और जानने की। उसने पूछा, वहां पहुंचने में कितना टाइम लगता है? यानुआ बोली, 10 दिन का पैदल सफर। सुबुबाई एकदम साइलेंट। 10 दिन? इससे कंफर्म हो गया कि ये विलेज कितना आइसोलेटेड है। तभी यांकू आया सुबुबाई को बुलाने, क्योंकि सॉर्सरर उसे बुला रहे थे। दोनों सॉर्सरर की हट के बाहर पहुंचे, जहां माहौल बहुत भारी और उदास था। सुबुबाई को इंस्टेंटली कुछ गलत महसूस हुआ। यांकू ने सॉफ्टली कहा, ये महान सॉर्सरर की जिंदगी के आखिरी पल हैं और उन्होंने तुम्हें चुना है उनके पास रहने के लिए। बाहर ट्राइब के सारे वॉरियर भी इकट्ठा हो चुके थे, चुपचाप पूरे सम्मान के साथ अपने महान सॉर्सरर को विदाई देने। फिर एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें वही सॉर्सरर जवान थे, ताकतवर और जिंदा दिल, और जो वॉरियर आज खड़े हैं वो तब छोटे बच्चे थे
कच्चे और अनगिनत। उन्हीं सॉर्सरर ने उन्हें ट्रेन किया, बड़ा किया। हट के अंदर सुबुबाई और सॉर्सरर आमने सामने बैठे। उनकी आवाज कमजोर लेकिन शांत थी। उन्होंने कहा, कल तुम्हारा इनहेरिटेंस सेरेमनी होगा, लेकिन आज की रात और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की रात वो सुबुबाई को वो सब सिखाने वाले थे जो उसे एक सच्चा सॉर्सरर बनने के लिए जानना जरूरी था। सुबुबाई नर्वस हो गया, लेकिन उसने कूल दिखाने की कोशिश की, जो इंस्टेंटली फेल हो गई जब सॉर्सरर ने पूछा, तुम्हें पता भी है सॉर्सरर होता क्या है? फिर सॉर्सरर ने एक्सप्लेन किया, सॉर्सरर सिर्फ ताकतवर इंसान नहीं होता, वो ट्राइब का प्रोटेक्टर होता है, फ्यूचर को इनहेरिट करता है, डायरेक्शन देता है। वो जनरेशंस की आशा अपने साथ लेकर चलता है। हर ट्राइब की एक अलग टोटम होती है, और सिर्फ सॉर्सरर ही होते हैं जो उस टोटम की पावर को एक्टिवेट कर सकते हैं और वॉरियर्स के अंदर की शक्ति को अनलॉक कर सकते हैं। सुबुबाई ने पूछा, टोटम वॉरियर्स क्या होते हैं? ओल्ड मैन ने बताया कि ये ट्राइब के सबसे ताकतवर वॉरियर होते हैं, सिर्फ सॉर्सरर से नीचे। लेकिन उनकी ताकत तभी इवॉल्व हो सकती है जब उन्हें टोटम का मार्क मिले, जो सिर्फ सॉर्सरर ही दे सकता है। यही वजह है कि सॉर्सरर का होना सिंबॉलिक नहीं बल्कि एसेंशियल है। बूढ़े आदमी ने सीधे और आसान शब्दों में बताया कि सॉर्सरर वो होता है जो एक वॉरियर के अंदर छुपी हुई ताकत को एक्टिवेट कर सकता है। इससे वो नॉर्मल लोगों से भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। उसने कहा कि इस दुनिया में हर इंसान के अंदर ब्लड पावर होती है। अगर किसी को सही ट्रेनिंग और गाइडेंस मिले तो सबसे कमजोर इंसान भी एक टोटम वॉरियर बन सकता है। लेकिन उनकी ताकत इस पर डिपेंड करती है कि उनके पास कितना चाय और ब्लड है। इसीलिए लोगों को अलग अलग रैंक में डिवाइड किया गया है, जैसे नॉर्मल सोल्जर्स और टोटम वॉरियर्स। जब कोई वॉरियर बहुत ज्यादा ब्लड पावर जमा कर लेता है तो उसे एक खास रिचुअल से प्रमोट किया जाता है जो सिर्फ सॉर्सरर कर सकता है। उसने बताया कि नॉर्मल हालात में रिजर्व सोल्जर्स विलेज के आसपास के ज्यादातर मॉन्स्टर्स को संभाल सकते हैं, लेकिन दुनिया के और हिस्सों में बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स होते हैं जिनसे लड़ने के लिए फुल पावर जागाना जरूरी होता है, और ये सिर्फ सबसे स्ट्रांग टोटम वॉरियर्स ही कर सकते हैं। जनजाति की पूरी ताकत इस पर डिपेंड करती है कि उनके पास ऐसे कितने वॉरियर्स हैं। ये सब सुनकर सुबाई को समझ आया कि इस डेंजरस और प्रिमिटिव सोसाइटी में सॉर्सरर कितने जरूरी होते हैं। लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा कि ये सॉर्सरर की सिर्फ एक जिम्मेदारी है, उसका दूसरा काम है डोमिनो सॉर्सरर को बनाना। ये एक स्पेशल टाइप का सॉर्सरर होता है जो अपनी पावर और नॉलेज फ्यूचर जनरेशन को जल्दी और अच्छे से दे सकता है। फिर बूढ़े आदमी ने एक पुराना एनिमल स्किन निकाला, उसे खोला और उसमें से रेयर मटेरियल्स और कुछ पुराने स्क्रोल्स दिखाए। उसने कहा कि ये सब डोमिनो सॉर्सरर बनाने के लिए जरूरी हैं। सुबाई ने क्यूरियोसिटी से एक स्क्रोल उठाया और देखा कि उसमें अजीब सिंबल्स थे। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो लैंग्वेज किसी भी नोन लैंग्वेज जैसी नहीं लग रही थी, और जितना वो देखता गया उसका सिर घूमने लगा। फिर अचानक वो स्क्रोल हल्का चमकने लगा और सिंबल्स मूव करने लगे। उसे तेज चक्कर आया तो उसने वो स्क्रोल जल्दी से नीचे गिरा दिया। बूढ़ा आदमी हल्का हंसा और बोला, ये टेक्स्ट कोई भी नहीं पढ़ सकता, ये पुराने मैजिक से सील्ड हैं। जब तुम इनहेरिटेंस सेरेमनी कंप्लीट कर लोगे तभी तुम्हारी सोल इनके साथ जुड़ पाएगी, तभी तुम इसे समझ पाओगे। फिर उसने एक छोटा सा रफ दिखने वाला स्टोन उठाया और बोला, ये एक डोमिनो सॉर्सरर स्टोन है जिस पर एंशिएंट मैजिक है। अगर किसी में इनफ मैजिकल पावर है तो वो इसे एक्टिवेट कर सकता है। एक बार अवेकन होने के बाद ये नॉलेज, स्किल्स और स्पिरिचुअल एनर्जी को नेक्स्ट सॉर्सरर को ट्रांसफर कर सकता है। उसने आगे बताया कि मैजिक के कई टाइप्स होते हैं, जैसे पॉइजन टेक्निक्स, ब्लेसिंग टेक्निक्स वगैरह। हर सॉर्सरर अपनी ट्रेनिंग और नेचर के हिसाब से किसी एक टाइप में एक्सपर्ट होता है। ये सुनकर सुबाई की आंखें एक्साइटमेंट से चमकने लगीं। उसने जल्दी से पूछा, आपके पास कौन कौन सी एबिलिटीज थीं? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मैं हीलिंग और ब्लेसिंग्स में सबसे ज्यादा स्किल्ड हूं, बाकी पावर्स मैं किसी को नहीं बता सकता। सुबाई ने समझ लिया कि कुछ पावर्स सीक्रेट रखना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि अगर बाहर वालों को सब कुछ पता चल गया तो सॉर्सरर आसानी से टारगेट बन सकते हैं। बूढ़े आदमी ने अप्रूवल में सिर हिलाया और कहा कि एक सॉर्सरर को ट्राइब में रिस्पेक्ट तो मिलता है, लेकिन साथ ही खतरे भी होते हैं। बहुत लोग बाहर उसे या तो थ्रेट समझते हैं या अपॉर्चुनिटी। उसने सुबाई से कहा,
इन स्क्रोल्स को अपनी जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानो। ये सिर्फ पुराने कागज नहीं हैं, ये हमारी ट्राइब की सबसे बड़ी लेगेसी है। अगर ये गलत लोगों के हाथ में चली गई तो सब खत्म हो जाएगा। सुबाई ने सीरियस होकर सिर हिलाया और बोला, मैं वादा करता हूं, मैं इन सीक्रेट्स को अपनी जान देकर भी बचाऊंगा। लेकिन अचानक बूढ़े आदमी की हालत और खराब हो गई। उसका शरीर कांपने लगा और वो खून उलटने लगा। ये देखकर सुबाई घबरा गया। बिना सोचे उसने अपनी हीलिंग एबिलिटी एक्टिवेट कर दी, लेकिन सिस्टम ने एक ठंडी मैसेज दी, हीलिंग इनइफेक्टिव, नो प्रोफिशिएंसी इंक्रीज्ड। बूढ़ा आदमी समझ गया कि कोई मैजिक उसकी हालत नहीं सुधार सकता। उसने सुबाई से कहा कि अपना एनर्जी वेस्ट मत करो। सुबाई भी समझ गया कि वो अभी कुछ नहीं कर सकता। तभी बूढ़े सॉर्सरर की कमजोर आवाज आई। वो कह रहा था कि काश उसके पास थोड़ा और टाइम होता ताकि वो देख पाता सुबाई दुनिया को क्या क्या सरप्राइज देगा। लेकिन इतने कमजोर होने के बावजूद उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ी। उसने सुबाई से कहा कि उसे उठने में मदद करो, उसके पास अभी थोड़ा टाइम है और बहुत कुछ सिखाना बाकी है। फिर कहानी अगले दिन सुबह तक पहुंचती है। बूढ़े आदमी ने पूरी रात सुबाई को सारी नॉलेज, सीक्रेट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई। फिर दोनों हट से बाहर निकले, क्योंकि आज इनहेरिटेंस सेरेमोनी का दिन था। वे विलेज के उस जगह पहुंचे जहां पूरी जनजाति इकट्ठा थी। सब लोग नए सॉर्सरर का जन्म देखने आए थे। सुबाई ने बूढ़े सॉर्सरर के सामने घुटने टेक दिए। बूढ़े आदमी ने सेरेमोनी शुरू की और सब टोटम वॉरियर्स को बुलाया कि वे अपना ब्लड दें। सबने अपने हाथों पर छोटे कट्स बनाए और खून हवा में तैरने लगा। वो ब्लड बूढ़े सॉर्सरर के सामने जाकर इकट्ठा हुआ और धीरे धीरे एक सेक्रेड टोटम का शेप लेने लगा। फिर अचानक वह ब्लड टोटम हवा में उड़कर सीधा सुबाई के अंदर घुस गया। उसी पल सुबाई को बहुत बड़ी पावर महसूस हुई, जैसे उसकी बॉडी में बिजली दौड़ गई हो। जब सारी तैयारी हो गई तो बूढ़े सॉर्सरर ने अपनी 2 उंगलियां सुबाई के माथे पर रखीं और इनहेरिटेंस ट्रांसफर किया। इसमें सॉर्सरर्स का पूरा इतिहास और टोटम का सीक्रेट नॉलेज था। जैसे ही वो कांटेक्ट हुआ, सुबाई को वही फीलिंग हुई जो पहली बार उस सॉर्सरर से मिलने पर हुई थी। फिर अचानक उसकी चेतना बाहर की दुनिया से अलग हो गई और वह खुद को फिर से उस खाली और शांत जगह में पाया जहां कुछ भी नहीं था। कहानी बदलती है और हम 2 लोगों को रेगिस्तानी मैदानों में चलते हुए देखते हैं, जो अपने पूर्वजों की जमीन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पीछे एक बच्चा था और लग रहा था कि ये वही बूढ़ा इंसान है जो सालों पहले था। जैसे ही रात होती है, सीन फिर बदलता है। वही बच्चा अब अंधेरे आसमान के नीचे अकेले खड़ा है, टोटम को पुकारते हुए ताकि वो अपने कबीले का भविष्य देख सके। अचानक एक बहुत बड़ी एनर्जी की लहर उठती है, जिसे दूर खड़े कुछ लोग भी देख लेते हैं। ये देखकर एक औरत उस बच्चे के पास दौड़ती है और ये देखकर दंग रह जाती है कि उसने कितने ज्यादा डिविनेशन पोशन पी रखे हैं। उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी और गांव के लोग मान चुके थे कि वो शायद ये रात नहीं बच पाएगा। लेकिन उस हालत में भी बच्चा हल्की सी मुस्कान देता है और उस औरत से कहता है कि उसने भविष्य देख लिया है। ये सुनकर औरत धीरे से कहती है कि वो जो भी देखा है वो किसी और को मत बताना। वो विजन सिर्फ उसका है। उसे भविष्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बस उसे अपने दिल में संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि भविष्य कभी भी पक्का नहीं होता। लेकिन एक चीज उस औरत को पूरी तरह यकीन थी कि वो बच्चा कबीले के लिए एक ऐसा भविष्य लाएगा जहां कोई भी ना भूखा होगा और ना ठंड में ठिठुरेगा। उस विजन में बच्चे ने एक इंसान को देखा था, एक बीकन ऑफ होप जो सबके लिए उम्मीद बनेगा। उस दिन के बाद वक्त गुजरता गया और वो बच्चा बड़ा होकर एक जिम्मेदार नौजवान बन गया। कबीले का ध्यान रखते हुए, उस विजन को अपने दिल में बसाए हुए उस इंसान का इंतजार करता रहा। सफर में उसने दोस्त बनाए, लोगों को खोया, बहुत सी मुश्किलों से गुजरा और हर बार जब जिंदगी थोड़ी शांत होती, वो बस उस इंसान के बारे में सोचता, क्या वो कभी आएगा। साल बीतते गए, दशक बन गए और आखिर वो बच्चा बूढ़ा हो गया। फिर भी उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो खुद से कहता रहा, बस थोड़ा और सह लेना है ताकि जब वो इंसान आए मैं कबीले का भविष्य उसे सौंप सकूं। इसी दौरान वो एनलॉन्ग ट्राइब का सबसे ताकतवर सॉर्सरर बन गया। लेकिन वक्त सब पर भारी होता है। उसकी ताकत तो बची रही, लेकिन शरीर बूढ़ा हो चुका था। और फिर एक दिन ब्लैक स्नेक ट्राइब ने उनके कबीले पर हमला कर दिया। उसने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इस बार उसका शरीर साथ नहीं दे पाया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसे दिल से भरोसा था
कि अब वो इंसान आएगा। और आखिरकार वो दिन आया। एक नौजवान लड़का उसकी झोपड़ी में आया और उसे देखते ही बूढ़े ने जान लिया, यही है वो जिसका वो जिंदगी भर इंतजार करता रहा। अब कहानी वापस वर्तमान में आती है। सूबाई की आंखें भर आई थीं उस बच्चे की जिंदगी सोचकर जिसने बस उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। सूबाई ने माफी मांगी कि वो लेट हो गया, लेकिन बूढ़े ने कहा, मत रो, अब सब कुछ तुम्हारे हवाले है। ये कहकर वो हमेशा के लिए चला गया और सूबाई को उसके अंदर कोई महाशक्तिशाली सॉर्सरर नहीं दिखा, सिर्फ एक थका हुआ बच्चा जिसने सब कुछ खोकर दूसरों का भविष्य बचाया। सूबाई धीरे धीरे होश में आता है, उसी झोपड़ी में जहां उसे लाया गया था। उसे लग रहा था जैसे टोटम की सारी नॉलेज उसके अंदर अपने आप भर गई है। और सिर्फ नॉलेज नहीं, उसकी नजर भी सुधर गई थी। पहले उसे दूर तक नहीं दिखता था, अब सब कुछ साफ दिख रहा था। उसके शरीर में भी ताकत भर गई थी। इसका पता लगाने के लिए उसने स्टेटस विंडो खोली और देखा कि स्टैट्स डबल से भी ज्यादा हो चुके थे। स्प्रिंट तो कई गुना बढ़ चुका था, लेकिन उसकी मैजिक पावर और स्पिरिट वैसी की वैसी थी। इसलिए उसने सिस्टम से पूछा। सिस्टम ने बताया कि मैजिक पावर स्पिरिचुअल पावर से आती है, लेकिन जो भी स्किल्स वो सिस्टम पैक से लेगा वो सीधा स्पिरिट यूज करेंगी। फिर सुबाई ने डेली रिवॉर्ड क्लेम किए और सिस्टम ने उसे एक फ्रूट नाइफ और एक लिनन टेक्सटाइल क्राफ्टिंग की किताब दी। नाइफ देखकर वो सोचने लगा कि सिस्टम उसका मजाक बना रहा है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो ई बुक बहुत काम की निकली। उसमें प्राचीन से लेकर मॉडर्न टेक्निक्स तक सब लिखा था और ये देखकर उसे लगा कि वो कबीले के लिए कपड़ों की एक नई शुरुआत कर सकता है, क्योंकि अब भी सब रफ एनिमल स्किन्स पहनते हैं। तभी यंकू आता है और पूछता है कि वो जाग गया क्या, क्योंकि अब उसे मेन टेंट ले जाना है। सुबाई हैरान होता है क्योंकि वही तो सॉर्सरर की जगह थी। यंकू बताता है कि पुराने सॉर्सरर की मौत हो चुकी है और अब सबको उसकी जरूरत है, क्योंकि वही उनका उत्तराधिकारी है। सुबाई दुखी हो जाता है कि वो आखिरी पल में साथ नहीं था। यंकू उसे बताता है कि उन्होंने उसे उस बूढ़े की इच्छा के अनुसार जला दिया है और ये चीज, एक रेलिक, सिर्फ यही बची है। सुबाई उसे देखकर पहचान जाता है और बताता है कि लेजेंड के अनुसार अगर किसी इंसान ने बहुत पुण्य कमाया हो तो उसकी चिता से रेलिक्स मिलते हैं, और वो सोचता है कि जब एंसेस्ट्रल लैंड वापस ले लेंगे तब वो उस बूढ़े के नाम पर एक मंदिर बनाएगा। अब वो मेन टेंट में बैठा था, अपनी नई जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए। उसने यंकू और यांगू से गांव की हालत पूछी और पूछा कि कितना मांस बचा है। यंकू ने बताया कि सिर्फ टोटम वॉरियर्स के लिए ही मांस है, बाकी लोग भूखे हैं, यहां तक कि रिजर्व सोल्जर्स भी। सुबाई चौंक जाता है, सोल्जर्स भी भूखे? अगर कोई और ट्राइब ने हमला किया तो उनका बचाव कौन करेगा? यंकू बताता है कि पहले 26 सैनिक थे, लेकिन माइग्रेशन के दौरान ब्लैक स्नेक ट्राइब ने बहुतों को पकड़ लिया और अब शायद वो मारे जा चुके हों या गुलाम बना दिए गए हों। सुबाई समझ जाता है कि हालात बहुत खतरनाक हैं। वो पूछता है कि उनकी बस्ती कितनी दूर है और कितना समय लगेगा वहां तक पहुंचने में। यंकू कहता है कि फिक्र मत करो, वो लोग यहां नहीं आएंगे, क्योंकि ये जमीन बंजर है और किसी को पसंद नहीं। वो बताते हैं कि 1 दिन लगता है जंगल पहुंचने में और शिकार करने में 3 और दिन, इसलिए यहां कोई नहीं आता। सुबाई सोचता है कि वो न तो पूरे कबीले को कहीं और ले जा सकता है, न यहां शिकार के भरोसे रह सकता है, क्योंकि वो एक तरह से मौत है। तभी उसे याद आता है कि यानुआ ने मार्केट का जिक्र किया था, शायद वहीं से कुछ फूड मिल सके। वो पूछता है कि लिनन कितना वैल्यूएबल होता है। यांकू बताता है कि वो बहुत रेयर होता है, सिर्फ बड़े ट्राइब्स के पास होता है। यानुआ बताती है कि माइग्रेशन के बाद उनके पास ज्यादा जर्की नहीं बची, इसलिए वो कुछ नहीं खरीद पाए। एक रोल लिनन के लिए 3 पीसेस जर्की लगते हैं। सुबाई कंफ्यूज्ड हो जाता है, उसे ये भी नहीं पता कि एक जर्की का वजन कितना होता है। यांकू इसे एक्सप्लेन करने के लिए चांग को उठा लाता है और बताता है कि लगभग 1 पाउंड मांस लगता है लिनन के एक टुकड़े के लिए। सुबाई समझ जाता है कि लिनन बहुत महंगा है और यहीं से वो उनके फूड प्रॉब्लम को हल करने की सोचता है। फिर सीन बदलता है। टोटेम वॉरियर्स हंटिंग ग्राउंड्स में कुछ ढूंढ रहे हैं। उनमें से एक बोलता है, हम घास क्यों ढूंढ रहे हैं, हमें तो मांस चाहिए। तभी एक पंच उसके सिर पर पड़ता है। ये शामन का ऑर्डर है। उन्हें याद आता है, शामन जानता है कैसे लिनन बनाना है और वही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। सुबाई उन्हें आदेश देता है कि ये बात किसी को नहीं बतानी, वरना उनका पूरा ट्राइब निशाना बन सकता है। वो चैंग से कहता है कि उसे एक खास प्लांट ढूंढना है जिससे लिनन बनेगा। अब चैंग मोटिवेटेड है।
क्योंकि उसे एक ऐसा काम दिया गया है जो पूरे कबीले का भविष्य बदल सकता है। बाकी ट्राइब में सिर्फ 15 दिन का खाना बचा है। चैंग को आने में 3 दिन लगेंगे, तो सूबाई के पास सिर्फ 5 दिन बचेंगे अगला प्लान बनाने के लिए। और अगर चैंग को प्लांट नहीं मिला तो ऑल्टरनेट प्लान भी चाहिए। अब लिनन बनाना एक वैल्यूएबल चीज थी। वो किसी को सिखा नहीं सकता था, लेकिन अकेले भी नहीं कर सकता। उसे किसी ऐसे की जरूरत थी जिस पर वो भरोसा कर सके, जो सिर्फ कमांड्स न माने बल्कि उसका सीक्रेट भी रखे। साथ ही बाकी समस्याएं, पानी, साफ सफाई, सब कुछ अकेले मैनेज करना उसके बस की बात नहीं थी। सूबाई घबरा जाता है, सोचता है कि वो तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी नॉवेलिस्ट था और अब उसे एक पूरे ट्राइब की जिम्मेदारी दी गई है। तभी यानुआ आती है, पूछती है कि क्या वो ठीक है। उसके सिर पर हाथ रखती है, देखती है कि उसे बुखार तो नहीं। सूबाई चौंक जाता है, बोलता है, तुम मेरी झोपड़ी में क्या कर रही हो? यानुआ बोलती है, मैं ओपन में सुन रही थी, सब बाहर गए हैं, मैं तुम्हारी सिक्योरिटी हूं। सूबाई बोलता है, तुम मेरे जैसे आदमी की सिक्योरिटी के लायक हो भी? तभी यानुआ उसे जमीन पर पटक देती है और कहती है, मैं रिजर्व सोल्जर्स में सबसे स्ट्रांग हूं, एक सॉर्सरर से भी ज्यादा काम की। थोड़ी देर बाद सूबाई बोलता है, क्या हर सॉर्सरर को इतने काम अकेले करने पड़ते थे? यानुआ बताती है, नहीं, हर सॉर्सरर के पास एक असिस्टेंट होता था। सूबाई पूछता है, पुराने वाले का असिस्टेंट कहाँ है? यानुआ बोलती है, वो सब ब्लैक स्नेक के हमले में मारे गए। सूबाई अब असिस्टेंट ढूंढना चाहता है। वो बताता है कि उसे एक स्मार्ट, रिस्पॉन्सिबल, लॉजिकल और डेडिकेटेड इंसान चाहिए। यानुआ धीरे से बोलती है, तुम्हें अपनी फीलिंग्स बोलनी नहीं आती, तुम उसी के बारे में बात कर रहे हो जो सामने खड़ी है। सूबाई कहता है, तुम तो वैसे भी इन क्वालिटीज की नहीं हो। यानुआ गुस्सा होती है, लेकिन इस बार उसे नहीं मारती। वो सजेस्ट करती है कि उसे एक मीको रखनी चाहिए। सूबाई पूछता है, ये मीको क्या होता है? यानुआ ब्लश करते हुए बताती है, वो लड़की जो सॉर्सरर की डेली लाइफ मैनेज करती है। सूबाई पूछता है, कोई है क्या तुम्हारे दिमाग में? यानुआ बोलती है, हाँ है। और वो दोनों निकलते हैं उस लड़की से मिलने। रास्ते में यानुआ को अपने पिता की बात याद आती है, जिसने कहा था कि वो खुद मीको बन जाए, लेकिन यानुआ मना कर देती है क्योंकि वो बदला लेना चाहती है। आखिर में वो एक झोपड़ी के पास पहुंचते हैं और यानुआ बताती है कि वही लड़की अंदर है। सूबाई खुद जाकर देखता है। वो अंदर झांकता है और 3 लड़कियां दिखती हैं। उनमें से एक सुंदर सी फॉक्स गर्ल थी, जिससे सूबाई की नजरें नहीं हटती। यानुआ पूछती है, क्या लगता है तुम्हें? सूबाई कहता है, खूबसूरत है लेकिन कमजोर लगती है। यानुआ बताती है। तो यानुआ ने उसे भरोसा दिलाया कि वो लड़की मेहनती भी है और दयालु भी, बिल्कुल वैसी जैसी एक मिको होनी चाहिए। यानुआ ने बताया कि वो चांग की भतीजी है और जब वो छोटी थी तब उसके मम्मी पापा दोनों गुजर गए थे। तब से उसकी मौसी ने उसकी परवरिश की थी और अब जब मौसी प्रेग्नेंट है तो वो लड़की घर आकर उसकी मदद कर रही है। इतना ही नहीं, वो लड़की खुद खाने से मना कर देती है ताकि मौसी को पूरा खाना मिल जाए। इतनी मैच्योरिटी और सेल्फलेसनेस उस उम्र में बहुत रेयर होती है और यही बात साई को और ज्यादा क्यूरियस कर देती है कि क्या वो सच में उतनी खास है जितना यानुआ कहती है। झोपड़ी के अंदर मौसी की जेंटल वॉइस सुनाई देती है, जो लड़की से कहती है कि उसे सिर्फ उसकी खातिर यहां रुकने की जरूरत नहीं है। अब तो ट्राइब में एक नया यंग सॉर्सरर भी आ गया है और उसकी ब्यूटी को देखते हुए उसे उसके पास सर्व करने पर भी विचार करना चाहिए। लेकिन लड़की तुरंत मना कर देती है, शेकी वॉइस में कहती है कि वो इस लायक नहीं है कि मो बने। पर सब जान रहे थे कि वो सच नहीं बोल रही। पूरे ट्राइब को पता था कि वो बचपन से मीको बनना चाहती थी। लड़की मना नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी आर्ग्यू करने लगी कि यानो इसके लिए ज्यादा सूटेबल है। उसने ये भी याद दिलाया कि जब वो बच्चे थे तब यान कहा करती थी कि वो बड़ी होकर मेको बनेगी। बाहर खड़े क्रीब जो उनकी बात सुन रहे थे वो दोनों चौंक गए, खासकर यान हुआ जो एकदम गुस्से में झोपड़ी में घुस गई और चिल्लाने लगी कि इतनी कैजुअली वो ऐसी बात क्यों कह रही है। बेचारी लड़की डर गई, बोली कि क्या वो सुन रही थी उनकी बात। लेकिन यान हुआ को जवाब देती, इससे पहले ही हमारा हीरो अंदर आ गया और बोला कि वो बस ऑब्जर्व कर रहे थे। जब लड़की को समझ आया कि खुद ग्रेट सॉर्सरर ने भी उसकी बात सुनी थी तो वो इतनी शॉक में थी जैसे उसकी सोल ही बॉडी से निकल गई हो। सूबाई ने उसकी डेवस्टेटेड एक्सप्रेशन की तरफ देखे बिना कैजुअली बोल दिया कि उसे उस लड़की से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, जैसे ये कोई रूटीन जॉब इंटरव्यू हो। उसने पूछा, क्या वो पढ़ना लिखना जानती है? सवाल सुनकर सब शॉक्ड रह गए, क्योंकि उस वक्त में ये बहुत बड़ी बात थी।
सुबाई को पहले से ही अंदाजा था कि जवाब क्या होगा, लेकिन उसने फिर भी लड़की से खुद सुनना चाहा। और वैसा ही हुआ। वो इलिटरेट थी। उसका रिएक्शन देखकर सुबाई ने ब्लैंक एक्सप्रेशन से यानुआ की तरफ देखा और पूछा, क्या मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था? यानुआ ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बताया कि सिर्फ बड़ी ट्राइब्स की अपनी रिटन लैंग्वेज होती है, उनके गांव में कोई भी पढ़ना लिखना नहीं जानता। अब सुबाई को लगा कि और सवाल पूछना टाइम वेस्ट होगा, इसलिए उसने सीधे पॉइंट पर आकर पूछा, क्या तुम मेरी मिको बनना चाहोगी? उसने मेंशन किया कि यानुआ ने उसके बारे में बहुत अच्छा बोला है, लेकिन लड़की प्रेशर में बड़बड़ाने लगी। यानुआ ने रिमाइंड कराया कि उसे सबका बदला लेना है और टोटम वॉरियर बनना है, इसलिए वही सबसे सूटेबल है इस रोल के लिए। फिर भी लड़की अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं थी। धीरे से बोली कि वो शाय है, क्लमजी है और शायद एक प्रॉपर मो जैसी नहीं है। ये सुनकर हमारा लड़का और टाइम वेस्ट नहीं करता, बस चुपचाप वहां से चल पड़ता है, क्योंकि वो किसी पर अपना डिसीजन थोपना नहीं चाहता था। कुछ देर बाद यान हुआ उसके पीछे भागती है और रोकने को कहती है। वो गुस्से में पूछती है कि उसने ऐसे हार्टलेस होकर क्यों छोड़ दिया, जबकि उसे पता है कि यूइंग कितनी शाय और अनसर्टन है। सुबाई ने कामली जवाब दिया कि उसका ऐसा छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसे सच में लगता है कि यूइंग परफेक्ट है इस रोल के लिए, बट ये उसका खुद का डिसीजन होना चाहिए। जैसे ही वो जाने लगता है, वो यानुआ से कहता है, अपॉर्चुनिटीज वो चीज नहीं होती जो तुम्हें कोई देता है, तुम्हें खुद उन्हें ग्रैब करना होता है। अगर यूइंग सच में मो बनना चाहती है तो उसे अपने डाउट्स से लड़ना होगा और ये मौका खुद लेना होगा। इतने में कोई दौड़ता हुआ आता है और रोकने को कहता है। यानुआ को लगता है कि यूइंग होगी, लेकिन उसकी डिसअपॉइंटमेंट बढ़ जाती है जब पता चलता है कि वो उसकी आंट है, जो सुबाई के लिए अप्रिसिएशन गिफ्ट लेकर आई थी। सुबाई को गिफ्ट तो एक्सेप्ट करना पड़ा, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट छुपा नहीं सका कि यूइंग खुद नहीं आई। तभी उसकी आंट उसे रोकती है और बताती है कि लड़की कमजोर है, इसलिए वो जल्दी नहीं दौड़ सकती। जब वो बताई गई डायरेक्शन की तरफ मुड़ते हैं तो दूर से उन्हें कोई दौड़ती हुई नजर आती है। वो यूइंग ही थी। पूरी तरह थकी हुई थी, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर वो सुबाई से कहती है, मुझे अपनी मीको बना लो। कुछ समय बाद लड़की बच्चे की तरह रोती नजर आती है। आंखों से आंसू बह रहे थे। यानुआ पूछती है कि अब रो क्यों रही है, उसे तो मिको बना ही लिया गया है। यूइंग रोते रोते बताती है कि वो खुश है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका यह सपना सच होगा। यानुआ उसके आंसू पोंछती है और कहती है, इतना मत रो, बिल्कुल बिल्ली जैसी लग रही हो। सुबाई उन दोनों को साथ देख सोचने लगता है कि दोनों कितनी सुंदर लग रही हैं। वो यूइंग से कहता है कि पहले अपना चेहरा धो ले, फिर काम शुरू करेंगे। ये सुनकर यूइंग हैरान रह जाती है, क्योंकि उनके यहां पानी इतना कम है कि चेहरा धोना भी लग्जरी लगता है। ये सुनते ही सुबाई चौंक गया और कुछ कदम पीछे हट गया। डर से पूछा, तुम लोग कितनी बार नहाते हो? यानुआ ने सीधा जवाब दिया, साल में एक बार, बारिश के मौसम में। ये सुनकर सुबाई अंदर से हिल गया। अब उसे समझ आया कि पानी की हालत कितनी खराब है। अगर उसे साफ सैनिटेशन सिस्टम बनाना है तो पहले पर्याप्त पानी की व्यवस्था करनी होगी। यानुआ बताती है कि पास के जंगल में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक छोटा लेक है, बट वहां पावरफुल बीस्ट्स रहते हैं, इसलिए सिर्फ टोटम वॉरियर्स वहां सेफली जा सकते हैं। सुबाई खुद जाकर देखना चाहता है कि क्या पानी विलेज तक डाइवर्ट किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही वो चलने लगता है, दोनों लड़कियां उस पर चिल्ला पड़ती हैं कि एक सॉर्सरर कभी ट्राइब नहीं छोड़ सकता, बहुत डेंजरस है बाहर। सुबाई को यह सुनकर डर लगा कि कहीं वो जिंदगी भर घर में बंद न रहे। उसने पूछा, आखिर कौन सा खतरा है? यूइंग बताती है कि बाहर कुछ एग्जाइल्ड टोटम वॉरियर्स हैं जो छोटे ट्राइब्स को टारगेट करते हैं और उनके सॉर्सरर को पकड़कर जबरदस्ती इनहेरिटेंस रिचुअल करवाते हैं। उसने एक रीसेंट केस भी बताया जहां एक सॉर्सरर को पकड़कर मार ही डाला गया था। अब एक नया रूल था, बिना जरूरत के कोई सॉर्सरर बाहर नहीं जा सकता। सुबाई को याद आता है कि ट्राइब में सिर्फ 11 टोटम वॉरियर्स हैं, 6 बाहर शिकार पर और बाकी गांव में गार्डिंग ड्यूटी पर हैं। इतनी कम संख्या में रोज पानी लाना मैन पावर की बर्बादी है। तो उसने डिसाइड किया कि चाहे नियम तोड़ना पड़े वो खुद बाहर जाएगा। लड़कियां मना करती हैं, लेकिन कोई रास्ता न देख सुबाई अपनी सॉर्सरर अथॉरिटी यूज करता है और उन्हें एस्कॉर्ट करने का ऑर्डर देता है। उन्हें मानना ही पड़ता है। तीनों जंगल की तरफ निकलते हैं। लड़कियां खुश नहीं थीं, लेकिन होपफुल जरूर थीं। यानुआ बताती है कि ये फॉरेस्ट ट्राइब के पास है और डेंजरस बीस्ट्स को पहले ही वॉरियर्स ने साफ कर दिया होगा, बट वो ये नोटिस नहीं करती
कि कोई शैडो में छिपा है जो उन्हें साइलेंटली फॉलो कर रहा है। जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं, सुबाई को रिग्रेट होने लगता है। उसे लगता है वो इजी प्रे हैं। यूइंग को कुछ डार्क में नजर आता है। वो दोनों को अलर्ट करती है। फिर एक डार्क फिगर उनकी तरफ तेजी से दौड़ता है और तभी पीछे से दूसरा फिगर आता है जिससे वो सब गिर जाते हैं। लेकिन जैसे ही ध्यान से देखते हैं, पता चलता है कि दोनों लड़ रहे हैं। सुबाई पहचान लेता है उस महिला को। वो प्रीवियस सॉर्सरर की टोटम वॉरियर थी। यानुआ भी पहचान लेती है। वो अनोंग थी, जो इतनी पावरफुल थी कि एक ही वार में दुश्मन का हथियार तोड़ देती है। लेकिन वो आदमी भी उसी ट्राइब का निकला, इसलिए अनोंग उसे छोड़ देती है। वो आदमी भी शॉक्ड था सुबाई को यहां देखकर। पूछता है कि वो यहां क्या कर रहा है। सुबाई जवाब देता है, बस पानी के सोर्स को खुद देखना चाहता था। फिर उल्टा पूछता है कि वो अकेले क्यों लौटा, जबकि उसे बाकी वॉरियर्स के साथ शिकार पर होना था। वो आदमी बताता है कि माई घायल है और अर्जेंट इलाज की जरूरत है। सीन माई और यांगू पर शिफ्ट होता है। वो लोग ब्लैक फैंग का इंतजार कर रहे होते हैं। माई की हालत बहुत क्रिटिकल थी। जख्म गहरा था और खून बहुत बह चुका था। वो जानता था कि वो जिंदा नहीं रहेगा। वो यांकू से कहता है कि बाकी लोगों को लेकर चला जाए। खून की स्मेल से और जानवर आएंगे। माई अपने बेटे के लिए थोड़ा बीफ जर्की छोड़ने को कहता है। उसे लगता है उसका बेटा एक महान टोटम वॉरियर बनेगा। लेकिन यंकू मना कर देता है। कहता है, थोड़ा और रुको, ब्लैक फैंग किसी भी वक्त मदद लेकर आएगा। इतने में झाड़ियों से कुछ मूवमेंट दिखती है। गार्ड अपने स्पीयर से हमला करता है और वो सीधा ब्लैक फैंग के कंधे पर लग जाता है। पुअर गाय। फिर होंग आ जाता है और बाकी सबको बचा लेता है और साथ में सुबाई को भी डेंजरस जगह पर लेकर आता है। यंकू नाराज हो जाता है, ब्लैक फैंग को मारता है। कहता है उसने सॉर्सरर को लाने को नहीं कहा था। सुबाई टाइम वेस्ट नहीं करता, माई के पास जाकर जख्म देखता है और हीलिंग शुरू कर देता है। सब शॉक्ड थे। ये उनका पहली बार था जब उन्होंने किसी को बिना चांट किए मैजिक यूज करते देखा। और ये हीलिंग एबिलिटी पाने में 30 दिन लगते हैं। लेकिन सुबाई उसे बिना किसी गाइड के बड़ी स्किल से यूज कर रहा था। यंकू अब समझ चुका था, पुराने शामन ने जो कहा था वो सच था। ये लड़का सच में बेहद टैलेंटेड है। इस बीच सुबाई एक मैसिव जख्म को हील करने में स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि उसकी हीलिंग स्किल अभी भी लेवल 1 पर थी। लेकिन फिर भी किसी तरह उसने इसे मैनेज कर ही लिया और माई की जान बचा ली। माई खुद भी शॉक्ड था जब उसने देखा कि उसके शरीर पर जख्म का कोई निशान तक नहीं बचा था। लेकिन इतना खून बह जाने से वो बहुत कमजोर हो गया था। इसलिए यांगू ने उसे विलेज लौटकर आराम करने का सुझाव दिया। पर माई इंसिस्ट करता है कि वो यहीं रुकेगा और सबके साथ लड़ेगा। ये सुनकर यांगू ने रिमाइंड कराया कि उसकी करंट कंडीशन में वो खुद को भी डिफेंड नहीं कर पाएगा, और अगर उसके खून की महक से कोई डेंजरस मॉन्स्टर आ गया तो वो सॉर्सरर को भी नहीं बचा पाएंगे। ये सुनते ही माई को समझ आया कि यांगू सही कह रहा है और वो विलेज लौटने के लिए मान गया। उधर लड़कियां सुबाई को डांट रही थीं कि उसने कितनी इरेस्पॉन्सिबली विलेज से बाहर आकर इतने डेंजरस जगह का रिस्क लिया। उन्होंने उसे बताया कि इस फॉरेस्ट में कितने डेंजरस ग्रेट बीस्ट्स रहते हैं जिन्हें सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स ही फेस कर सकते हैं। इस दुनिया में मॉन्स्टर्स सिर्फ स्ट्रेंथ के हिसाब से नहीं बल्कि टाइप के हिसाब से भी डिवाइडेड होते हैं। मिक्स्ड रेस बीस्ट्स, प्योर रेस बीस्ट्स और इनहेरिटेड रेस बीस्ट्स, जो एक से बढ़कर एक डरावने होते हैं। इनसे लड़ने के लिए टोटम वॉरियर्स को भी 3 टियर में डिवाइड किया गया है। लेकिन सुबाई के ट्राइब में फर्स्ट रो में सिर्फ यंजाओ, चांगी, चिन, जांगमिंग और श्योंग आते हैं, और वो भी पावरफुल मॉन्स्टर से लड़ते वक्त स्ट्रगल करते हैं। सुबाई को भी समझ आ गया था कि उसकी हीलिंग एबिलिटी कोई ऑल पावरफुल मैजिक नहीं है जो बोन्स इंस्टेंटली जोड़ दे या जख्म बंद कर दे। वो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिनल थेरेपी की तरह काम करती थी। बॉडी की नेचुरल हीलिंग को थोड़ा एक्सेलरेट करती है, न कि उसे रिप्लेस। इस सब के बाद सुबाई सीधा यंगू के पास गया और बोला कि उसे उस वाटर सोर्स तक ले चलो जिस वजह से वो विलेज से बाहर आया था। लेकिन यंगू ने साफ मना कर दिया। बोला कि वो जगह टोटम वॉरियर्स के लिए भी बहुत डेंजरस है। अगर कोई वाइल्ड बीस्ट ने सडनली एम्बुश किया तो वे उसे बचा नहीं पाएंगे। पर सुबाई पीछे हटने वाला नहीं था। उसे पता था कि अगर वाटर इश्यू जल्द सॉल्व नहीं हुआ तो औरतें, बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और इनके बिना ट्राइब का कोई फ्यूचर नहीं होगा। उसने साफ साफ कहा कि उसे अपनी सेफ्टी की कोई परवाह नहीं। अगर जान की बांजी लगानी पड़ी तो ठीक है, पर वो चुपचाप बैठकर यनलोंग ट्राइब को मिटता नहीं देख सकता। उसके शब्द सुनकर यांगू को अपने बचपन के वो सॉर्सरर याद आ गया जिन्होंने भी कभी यही बात कही थी। इसीलिए वो मान गया और सबको ऑर्डर दिया
कि सुबाई को एस्कॉर्ट करो और अपनी जान की कीमत पर उसकी रक्षा करो। आगे चलते हुए सुबाई पूरी तरह थक गया था। उसके स्टैट्स डबल होने के बावजूद वो पसीने में भीग चुका था। बाकी लोग एकदम कूल लग रहे थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन लड़कियों के सामने अपना मर्दाना डिग्निटी बनाए रखने के लिए सुबाई टफ बनने की एक्टिंग कर रहा था, खासकर यूइंग के सामने। लेकिन जैसे ही उसने यूइंग को स्टीप पहाड़ चढ़ते देखा, साथ में सबके सप्लाईज भी उठाए हुए, उसका सारा प्राइड टूट गया। उसे समझ आ गया कि यूइंग भी उससे ज्यादा स्ट्रांग है। नेक्स्ट डे सब लोग आखिरकार लेक तक पहुंच गए थे, सुरक्षित तरीके से। पर आसपास नजर दौड़ाते ही सुबाई को वहां बहुत से डेंजरस मॉन्स्टर्स दिखे। डेडवुड वुल्व्स का एक पूरा झुंड वहां था, जो माय को फॉरेस्ट में घायल कर चुके थे। ये देखकर उसकी रूह कांप गई। उसी वक्त यांगू उसे बताता है कि असली खतरा ये वुल्व्स नहीं हैं, बल्कि वो रॉक क्रोकोडाइल्स हैं जो इस लेक में रहते हैं। ये लेक के एब्सोल्यूट रूलर्स थे और इनका डोमिनेंस कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इनमें से हर एक प्योरब्रेड मॉन्स्टर था, ऐसे पावर हाउस जिन्हें हराने के लिए पूरे ट्राइब के टोटम वॉरियर्स भी एकजुट होकर शायद ही दो को गिरा सकें। ये सुनकर सुबाई सोचने लगा कि ये लोग अब तक ऐसे हालात में कैसे सरवाइव कर पाए, और समझ गया कि उसे ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व करनी होगी। अब वो अपने दिमाग की सारी ताकत लगाकर सोल्यूशन ढूंढने लगा। ये लेक एक नेचुरल पूल की तरह था और सरफेस ज्यादा गहराई में नहीं थी। इसका पानी बारिश, सरफेस रन ऑफ या अंडरग्राउंड सोर्सेज से आता था। अगर पानी रेनी सीजन में जमा होता तो एवोपरेशन के साइंस होने चाहिए थे, बट वो नहीं थे। इसका मतलब ये लेक ग्राउंड वाटर रन ऑफ से बना था, यानी अगर लेक के पास की जमीन में कनाल खोदी जाए तो पानी को सीधे विलेज तक ले जाया जा सकता है। ऐसा करने से बार बार रिस्की ट्रिप्स पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा और वाटर शॉर्टेज हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। बाकी लोगों को उसकी बातों में बस एक ही बात समझ आई, डिच खोदनी है। ब्लैक फैंग प्राउड होकर आगे आया और बोला कि डिगिंग में वो बेस्ट है। लेकिन सुबाई इतनी जल्दी खुश नहीं हुआ। उसे याद था कि ब्लैक फैंग खुद कितनी बुरी तरह इंजर्ड हो गया था मे को एस्कॉर्ट करते हुए। ये सोचते हुए वो चीफ की तरफ मुड़ा और पूछा, तुम लोग जैसे ही कोई आवाज सुनते हो तुरंत अटैक क्यों कर देते हो? चीफ ने समझाया, जैसे ही हम हंटिंग ग्राउंड में कदम रखते हैं हम भी वाइल्ड एनिमल्स जैसे हो जाते हैं, किल या बी किल्ड। खासकर रात में अगर सामने वाला बीस्ट शार्पर हीरिंग वाला हो तो वेट करने का मतलब है मौत। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ही सर्वाइवल चांस बढ़ाता है, और ऐसे जख्म वहां सीरियस भी नहीं माने जाते, क्योंकि वहां कट जाना बेहतर है बनिस्बत किसी बीस्ट के हाथों फाड़े जाने के। सुबाई को समझ आया कि उसने सबके लिए कितना ट्रबल क्रिएट किया और वो माफी मांगता है, बट उसे जवाब मिलता है, इतना सोचो मत, कम से कम आज तुमने कुछ इंपॉर्टेंट सीखा। अब तुम विलेज से ऐसे कैजुअली बाहर नहीं जाओगे। तब तक ब्लैक फैंग ने डिगिंग शुरू कर दी थी और सुबाई उसकी स्किल देखकर सरप्राइज था, बट फिर भी उसे 1 आउट ऑफ 10 स्कोर देता है क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में खोद रहा था। आगे सब लिनन बनाने के लिए जरूरी पौधे ढूंढने लगे, बट कुछ नहीं मिला। इस बीच साई की नजर यानुआ पर पड़ी, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम उसने नोटिस किया कि उसका बैक साइड काफी वेल प्रोपोर्शन्ड था। वो एडमायर कर ही रहा था कि यूइंग की आवाज आई। ब्लैक फैंग ने डिगिंग करते हुए कुछ पानी ढूंढ निकाला है, लेकिन वो शैलो था। सुबाई को एक्चुअल वाटर सोर्स चाहिए था, इसलिए वो काम रहते हुए यूइंग से कहता है, उसे बोलो डिगिंग जारी रखे। लेकिन उससे पहले ही ब्लैक फैंग की तरफ से एक तेज चीख आती है। सब लोग तेजी से उस तरफ दौड़ते हैं जहां ब्लैक फैंग डिज कर रहा था। वहां केओस था। कुछ बीस्ट्स ने समहाउ उसे स्पॉट कर लिया था, बट लकीली वो बच निकला। लेकिन वो ट्रेंचेस जो इतनी मेहनत से खोदे गए थे, अब मॉन्स्टर्स ने घेर लिए थे। अब सुबाई ने सबको वापस विलेज लौटने को कहा। डेलाइट में डिगिंग करना और ज्यादा बीस्ट्स को अट्रैक्ट करेगा। यांगू पूछता है, क्या हम हार मान रहे हैं? सुबाई सिर हिलाता है, नहीं, बस प्लान थोड़ा चेंज कर रहा हूं। उसने पूछा, क्या पास में बैम्बू जैसे कोई पेड़ हैं? पर कोई नहीं जानता था बैम्बू क्या होता है। तब सुबाई ने समझाया, मुझे ऐसा प्लांट चाहिए जो बाहर से हार्ड हो लेकिन अंदर से हॉलो हो। यानुआ ने कुछ पेड़ मेंशन किए जो थोड़े सिमिलर थे। एग्जैक्टली वैसे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर हॉलो कोर था। यांगू क्यूरियस था कि सुबाई उन्हें क्यों ढूंढ रहा है। सुबाई ने बताया कि वो इन हॉलो ट्रीज से विलेज तक पानी पहुंचाना चाहता है। यांगू ने एक नियरबाई पेड़ पर एल्बो मारा और वो एक ही वार में टूट गया। अंदर स्मूथ हॉलो कैविटी थी जो पानी फ्लो करने के लिए परफेक्ट थी। ये बैम्बू तो नहीं था, बट फिलहाल के लिए परफेक्ट सॉल्यूशन था। तभी यूइंग आती है और बताती है, ब्लैक फैंग को असली वाटर सोर्स मिल गया है।
अब बस एक पाइप लाइक सिस्टम बनाना था जिससे पानी विलेज तक आ सके। सुबाई ने यांकू से कहा, इस हॉलो ट्री को ब्लैक फैंग के पास लेकर जाओ। वहां पहुंचकर सुबाई को जमीन में एक बड़ा होल दिखा जो साफ पानी से भरा हुआ था। ये नेचुरल रिजर्वायर था और पानी स्टेडी नीचे से सीप हो रहा था। सुबाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यही स्पॉट उसे चाहिए था। यानुआ पहली बार कुछ लॉजिकल सोचते हुए पूछती है, अगर इतना आसान था तो विलेज में ही एक होल क्यों नहीं खोदा? सुबाई एक्सप्लेन करता है, ऐसे वाटर सोर्सेज हर जगह नहीं मिलते। उनका विलेज ऑलरेडी एक प्रॉब्लम वाली जगह पर बना है, वहां पेड़ भी कम है, मतलब जमीन ड्राई और लाइफलेस है। ग्राउंड वाटर मिलने के चांसेस लो हैं। अब वो बताए प्लान को सब समझ गए। लेक से हॉलो ट्रीज के जरिए वाटर पाथ बनाकर पानी विलेज में स्टोर किया जाएगा। सब अमेज्ड थे। इतना सिंपल और इफेक्टिव तरीका किसी ने सोचा भी नहीं था। अब जब सब रेडी था, सुबाई ने सबको काम शुरू करने का ऑर्डर दिया। उसने खास तौर पर ब्लैक फैंग को इंस्ट्रक्ट किया कि वो पूल को कवर करे ताकि वो हिडन रहे, और जब तक वाटर लाइन कंप्लीट न हो जाए सुबाई और यानुआ वहीं रुककर एरिया गार्ड करेंगे ताकि कोई बीस्ट उस सोर्स पर कब्जा न कर ले। इसके बाद सुबाई यांकू से कहता है कि उसे वापस विलेज ले चले। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि कुछ लोग मिलकर इसे कंप्लीट नहीं कर सकते। उसे पूरे ट्राइब की मदद चाहिए थी। विलेज पहुंचकर वो विलेजर्स को सब समझाता है और ऑर्डर देता है कि जितना जल्दी हो सके ये काम पूरा किया जाए। फिर वो वापस साइट पर जाकर प्रोग्रेस चेक करता है, जहां उसे एक नया प्रॉब्लम दिखता है। इन हॉलो लॉग्स को आपस में कनेक्ट कैसे करें? अगर ये ठीक से जुड़े नहीं तो पानी विलेज तक पहुंचने से पहले ही बह जाएगा। थोड़ा सोचने के बाद उसे एक परफेक्ट आइडिया आया। उसने सबको बताया कि इन लकड़ी के लट्ठों को ऐसे काटो कि वो एक दूसरे से परफेक्टली जुड़ जाएं, और हमेशा की तरह सबने उसकी इस जीनियस आइडिया की बहुत तारीफ की। कहानी 2 दिन आगे बढ़ती है। उनकी मेहनत रंग लाई। पूरा गांव सेंटर में इकट्ठा था। सबकी आंखों में खुशी और हैरानी थी, क्योंकि अब साफ पानी लकड़ी की पाइप से बहता हुआ सीधे गांव के बीच में आ रहा था। लोगों की खुशी की आवाज सुनकर हमारा लड़का और यूइंग, जो अपनी झोपड़ी में थे, बाहर का शोर सुन सके। गांव वाले खुलेआम सुबह को थैंक्स बोल रहे थे। यूइंग ने उसकी तरफ देखा और उसके मेहनत के लिए उसे धन्यवाद दिया, लेकिन उसने बस कंधे उचका दिए और कहा कि उसने तो बस दिशा दिखाई, असली मेहनत तो गांव वालों ने की है। अब जब पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, उसने यूइंग से कहा कि सारे गांव वालों को इकट्ठा करो, उसे एक नया रूल ऐड करना है। कुछ समय बाद पूरा गांव सुबह के घर के बाहर जमा हो गया। यूइंग सबके सामने खड़ी हुई और क्लियरली अनाउंस किया, आज से सबको पानी उबाल कर पीना है। लेकिन गांव वालों को समझ ही नहीं आया। उन्हें यह फालतू मेहनत लगी, क्योंकि वो हमेशा से सीधा नदी या झरनों का पानी पीते आए थे। उनके कंफ्यूज चेहरों को देखकर यूइंग ने समझाया, जैसा सुबह ने कहा था, कच्चे पानी में कुछ इनविजिबल कीड़े होते हैं जो इंसान को बीमार कर सकते हैं, तो सबकी सेहत के लिए जरूरी है कि पानी उबाल कर पिया जाए। लेकिन बात और भी खराब हो गई। गांव के लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे। जो लोग पूरी जिंदगी नदी का पानी पीकर जिए हैं, उनके लिए ये सुनना कि उसमें अदृश्य कीड़े हैं उन्हें बेवकूफ़ी लगा। कुछ तो आपस में फुसफुसाने लगे कि ये सब तो डराने के लिए बनाई गई कहानी है। किसी ने कभी ऐसे कीड़े देखे ही नहीं। यहां तक कि यानगू ने भी डाउट किया। उसने कहा कि जब खाने की कमी थी तब तो उन्होंने असली कीड़े खाए थे, तो अदृश्य कीड़ों से क्या खतरा। सबके शक और सवाल सुनकर यूइंग चुप हो गई। वो खुद कंफ्यूज थी और अच्छे से जवाब भी नहीं दे पा रही थी। उसकी आवाज कांपने लगी। उसने सबको वो घटना याद दिलाई जब किसी को अचानक डायरिया, उल्टी और तेज बुखार हो गया था। कोई वजह नहीं मिली थी, लेकिन सुबह ने कहा था शायद कच्चा पानी पीने की वजह से हुआ था। फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं था। सब एक ऐसी वजह चाहते थे जो वो खुद देख या समझ सकें। यूइंग वहीं फ्रीज हो गई। उसे बहस करनी नहीं आती थी और अब सबकी निगाहें उसी पर थीं। अगर वो इतनी सी बात नहीं समझा पाई तो ये सुबह के नाम का भी अपमान होता, और एक मिको के तौर पर उसकी जिम्मेदारी थी कि वो उसकी बात सब तक सही तरीके से पहुंचाए। और तभी उसने अपना रवैया पूरी तरह बदल दिया। उसने कमर सीधी की, सबकी तरफ सीधा देखा और डांटने वाले टोन में कहा, इतनी बकवास बंद करो। उसने कहा, जादूगर को पहले से पता था कि कुछ लोग नहीं समझेंगे, लेकिन वो कभी भी इस कबीले का बुरा नहीं चाहेगा। उसकी बातें सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की भलाई के लिए हैं। अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी और बीमार पड़ गए तो अपनी गलती खुद संभालो। बाद में जाकर जादूगर को दोष मत देना।
उसकी इस सख्त टोन ने असर किया। सब चुप हो गए और बिना किसी बहस के सुबह की बात मानने लगे। कुछ समय बाद जब वो अंदर आई तो हमारे लड़के ने उसकी तारीफ की, लेकिन उसके मन में एक भारी सोच चल रही थी। उसे याद था कि कभी इस कबीले में 10,000 लोग हुआ करते थे और अब सिर्फ 100 से भी कम बचे हैं, इसलिए अब एक भी जान नहीं गंवाई जा सकती थी। उबला हुआ पानी पीना सिर्फ पहला स्टेप था। इसके बाद उसे खाने की व्यवस्था ठीक करनी थी, साफ सफाई और हाइजीन सुधारनी थी, और सबसे जरूरी उसकी हीलिंग स्किल को भी और बेहतर बनाना था, ताकि कोई भी बड़ी चोट या इमरजेंसी वो खुद संभाल सके। इन्हीं सब बातों में डूबा था कि उसने देखा यूइंग फर्श पर एक स्ट्रॉ बेड बिछा रही थी। वो थोड़ा कंफ्यूज हुआ और पूछा, तुम क्या कर रही हो? यूइंग ने शांत आवाज में जवाब दिया, ये मेरा बेड है। उसका जवाब सुनकर वो पूरी तरह शॉक हो गया। उसने पूछा, क्या मतलब? यूइंग ने मुस्कुराकर कहा, एक मिको को हमेशा जादूगर के साथ रहना होता है। फिर उसने सिर झुकाया और पूछा, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं? हमारा लड़का कुछ नहीं बोला। उसे कोई दिक्कत नहीं थी, कम से कम जबानी तो नहीं। लेकिन यूइंग को यह नहीं पता था कि वो अब तक कुंवारा था और उसके लिए यह सिचुएशन बहुत मुश्किल होने वाली थी। उसके साथ एक ही कमरे में सोना, सिर्फ सोचकर ही उसकी नाक से खून निकलने को था। रात में दोनों जमीन पर साथ लेटे थे। उसका ध्यान बिल्कुल भी नींद पर नहीं था। आखिरकार उसने चुप्पी तोड़ी और पूछा, क्या तुम्हें वाकई इतना पास सोना जरूरी है? यूइंग ने शांति से जवाब दिया, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। अगर कोई अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो मैं खुद को बलि बना दूंगी ताकि तुम बच सको। लेकिन उसे क्या पता था, असली खतरा तो वही थी। कोई और रास्ता न देखकर उसने दिमाग के गंदे ख्यालों को हटाने की कोशिश की। उसे अगली सुबह के लिए फ्रेश रहना था, तो उसने वही किया जो हर बेचारा मर्द करता है। भेड़ गिनना शुरू किया। 1 यान हुआ, 2 यान हुआ। हर भेड़ उसे यान हुआ और यूइंग जैसी लगने लगी। फिर सीधे कूद गया उन शेपली भेड़ों की तरफ। वो बिल्कुल तैयार नहीं था ऐसे सीन के लिए। उसे खुद से ही नफरत होने लगी। उसका दिमाग कितना खराब हो चुका था। वो यूइंग की तरफ देखा, वो कितनी शांत लग रही थी। अगर उसने कोई भी गलत हरकत की तो उसकी ही नहीं, लड़की की भी इज्जत जाएगी। आखिरकार कोई और रास्ता न देखकर उसने सिस्टम से मिला एक छोटा सा किचन नाइफ निकाला। मकसद था अपनी ही स्किन पर प्रैक्टिस करके हीलिंग स्किल को मजबूत करना। उसने अपनी उंगली के सिरे पर हल्की सी कट लगाई और फिर अपने ही स्किल से उस घाव को हील कर दिया। और बस यही था आज का पार्ट। पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो